हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन हैरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी इस चैप्टर के जनरल इंट्रोडक्शन की। समीकरण क्या होती है, रेखिक समीकरण क्या होती है, दो चर में रेखिक समीकरण क्या होती है, उन सभी के लिए हमने ग्राफीय निरूपण की भी बात की थी कि रेखिक समीकरण के लिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। दो चर में यदि कोई भी रेखिक समीकरण दे रखी है तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, साथ ही हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं मैथमेटिक्स में, ये चैप्टर हमें क्यों दे रखा है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोई भी रेखिक समीकरण दे रखी है, उस सब के बारे में हमने बात की थी अपनी इससे पहले वाली वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हमें दो चर में रेखिक समीकरण का कोई भी युग्म दे रखा है, दो रेखिक समीकरण एक साथ दे रखी हैं, तो उनको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करके बताएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम कैसे करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। हम मान करके चलते हैं कि जो दो चर में रेखिक समीकरण है वह हमें दो चर x और y में दी गई है। x और y दो चर दिए गए हैं जिनमें हमें रेखिक समीकरण युग्म दिया गया है। हम ये जो रेखिक समीकरण युग्म है अपने व्यापक रूप में पढ़ने वाले हैं। जनरल फॉर्म जो होती है रेखिक समीकरण युग्म की वही पढ़ने वाले हैं। तो रेखिक समीकरण युग्म को हमने प्रदर्शित किया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ स्थिति होती है कि ये जो हमें गुणांक दिए गए हैं x y के और ये जो अचर पद दिए गए हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये सभी होती हैं वास्तविक संख्याएं। साथ ही इनके जो गुणांक हैं x और y के, इनके वर्गों का योगफल भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए दोनों ही समीकरणों के लिए। ये होती है दो चर में रेखिक समीकरण युग्म के लिए उसकी जनरल फॉर्म। तो यदि हमें यह सिस्टम दे रखा है तो इसके ज्यामितीय रूप की यदि हम बात करेंगे तो इसके ज्यामितीय रूप में दो सरल रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस सिस्टम के ज्यामितीय रूप में दो सरल रेखाएं मिलेंगी जिन्हें हम एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। इसीलिए हम लिखेंगे जिन्हें साथ साथ ही पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है दो समीकरणें दे रखी हैं तो दो अलग अलग ग्राफ पेपर पर हम उन्हें बनाएंगे, नहीं। जब भी हमें एक सिस्टम दे रखा होता है, एक युग्म दे रखा होता है, तो हम दोनों समीकरणों के लिए ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। अब जब दो सरल रेखाएं एक साथ ली जा रही हैं तो उनमें जो स्थितियां हो सकती हैं वह निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहली कंडीशन होती है या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट करके जा रही होंगी, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। इसीलिए यहाँ जो संभावनाएं हैं इन दोनों सरल रेखाओं की कि वह ग्राफ पेपर पर हमें कैसे मिल सकती हैं, उसके लिए तीन संभावनाएं होती हैं। नंबर 1 है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। दोनों रेखाएं किसी भी एक बिंदु पर काट करके जा रही हैं। मान करके चलिए हमें ग्राफ बनाया, ये हमें x अक्ष दिया गया है और यह हमें y अक्ष दिया गया है। तो हो सकता है कि एक रेखा इस तरीके से जा रही हो और दूसरी रेखा इस तरीके से जा रही हो। तब दोनों रेखाएं आप देख रहे हैं एक बिंदु पर काट करके जा रही हैं। जरूरी नहीं है पहली रेखा इसी दिशा में जाएगी, वह इस दिशा में भी जा सकती है और दूसरी रेखा इस दिशा में भी जा सकती है। केवल हमें यह देखना है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर ही काट करके जा रही हैं। तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है, यहाँ हम मान के चलिए ये पहली रेखा है, तो जो भी हमने रेखा ग्राफ पेपर पर ड्रॉ की है उसका नाम उस रेखा के ऊपर हम जरूर लिखते हैं, जिससे कि हम पहचान सकें कि कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की है। तो ये जो सिस्टम है ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी में दूसरी सिचुएशन हमारे पास होती है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हुई जाती हैं।
और जब दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर आपस में नहीं काट रही हैं तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रही होंगी, क्योंकि समांतर रेखा ही हैं जो कि आपस में किसी भी रेखा को एक भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं काटती हैं। तो दूसरी स्थिति हो सकती है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसका मतलब है कि वह समांतर हैं। फिर से यदि हम उन्हें ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको कुछ ऐसी स्थिति दिखने वाली है। हो सकता है एक रेखा यदि ऐसे आ रही है तो दूसरी रेखा इस तरीके से आपको मिल जाए। यह हो सकती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यह दूसरी वाली हो जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कुछ इस तरीके का सिस्टम हो सकता है आपको ग्राफ पेपर पर मिल जाए। यदि आपको ग्राफ बनाने के बाद रेखाएं ऐसी दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है वह दोनों रेखाएं समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रही होंगी। ये जो सिस्टम हमने बनाया है यह प्रदर्शित कर रही हैं समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को। एक लास्ट कंडीशन, जब हम दो रेखाओं को एक प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो इसमें थर्ड लास्ट कंडीशन होती है कि दोनों रेखाएं एक ही समीकरण को प्रदर्शित कर रही हैं। दोनों समीकरणें जो हमें दे रखी हैं, दोनों का ग्राफ हमने बनाया और उन दोनों से हमें एक ही लाइन मिल रही है, संपाती हैं, कोइंसिडेंट। संपाती का मतलब क्या होता है, मान करके चलिए ये हमें दे रखे हैं x अक्ष और y अक्ष। एक रेखा का समीकरण हमें यहाँ मिला है और जैसे ही हमने दूसरी वाली जो समीकरण दे रखी थी उसे भी ड्रॉ किया तो वह भी हमें यही मिली। इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं, तो वह कहलाती हैं संपाती रेखाएं। जब दोनों की दोनों समान ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हों तो यही कहलाएगी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यही कहलाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों की दोनों एक ही लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये जो सिचुएशन है हमें एक क्वेश्चन की मदद से समझ लेना है कि ये जो सिचुएशन है हमें कैसे मिलेगी, हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन हमें मिल रही है। तो उसे हम एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हम इसकी मदद से आपको बताने वाले हैं कि एक ही प्लेन में दोनों इक्वेशंस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है और इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन हमें मिलने वाली है, कौन सी स्थिति हमें मिलने वाली है। क्वेश्चन है, रोमिला एक लड़की एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। कुल मिलाकर के वह 9 रुपये दे करके आई है और वह लेकर के आई है 2 पेंसिल और 3 रबड़। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरीके की पेंसिल देखी तो उसका भी मन किया कि वह भी खरीद करके लाए, तो उसने भी ₹18 में उसी ही तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। उसने तो 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी थी, लेकिन इस बार सोनाली जब गई तो उसने ₹18 में 4 पेंसिल खरीदी और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय रूप में भी लिख करके बताना है। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है उसे हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करके बताना है, साथ ही ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप में या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है उसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके बताना। दोनों समीकरणें जो हमें मिलेंगी उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताना। तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं हमने 2 चीज़ों की खरीदारी देखी, यहाँ एक पेंसिल और एक रबड़। अगर हमें अलग अलग पता चल जाएगी एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक रबड़ कितने रुपए की है, तो फिर हम बता सकते हैं इस समीकरण की मदद से कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है और इसी तरीके से 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। अब पहली स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो रोमिला है वो 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद करके लाती है,
जब एक पेंसिल x रुपए की है तो दो पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी? 2 गुने रुपए की हो जाएंगी, मतलब 2 गुना x रुपए की हो जाएंगी। साथ ही वह 3 रबड़ खरीद करके लाती है। जब एक रबड़ y रुपए की है तो 3 रबड़ कितने रुपए की हो जाएंगी? 3 गुने रुपए की हो जाएंगी, मतलब 3y की हो जाएंगी। और इन दोनों सामानों के लिए 2 पेंसिल और 3 रबड़ के लिए वह कुल मिलाकर के दे के आई है 9 रुपये। हमने 2x रुपए की पेंसिल खरीद ली, 3y रुपए की रबड़ खरीद ली और कुल मिलाकर के वह कितने रुपए दे करके आई है? 9 रुपये दे करके आई है। तो यह हो जाती है हमारी पहली समीकरण। इसी तरीके से जब हम सोनाली के लिए देखते हैं तो वह 4 पेंसिल लेकर के आती है। जब एक पेंसिल x रुपए की है तो 4 पेंसिल कितने रुपए की हमें मिलेंगी? 4x रुपए की मिलेंगी। 4 की हमने गुणा कर दी एक पेंसिल के कॉस्ट में। इसी तरीके से 6 रबड़ खरीद करके लाई है। जब एक रबड़ y रुपए की है तो 6 रबड़ कितने रुपए में आएंगी? 6y रुपए में। और कुल मिला करके इन पूरे सामानों के लिए वह रुपए दे करके आई है 18। यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। अब यदि हम इन्हें बीजगणितीय निरूपण में लिख करके बताएं तो बीजगणितीय निरूपण का मतलब होता है इन दोनों समीकरणों को एक सिस्टम की तरह लिख करके बताना। तो जो भी हमें समीकरणें मिली हैं हम उन्हें एक जगह लिख देंगे। 2x + 3y = 9, ये हमें समीकरण नंबर 1 मिली है। और 4x + 6y = 18, ये हमें समीकरण नंबर 2 मिली है। अब इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इनके ज्यामितीय निरूपण के लिए जो विधि है उसे समझ लेते हैं, हमें कैसे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताना है। सबसे पहले यदि हम समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं, जब भी आपको किसी भी समीकरण का ग्राफ खींच करके बताना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ x के कुछ मान या फिर y के कुछ मान रख लेते हैं और उन्हीं के साथ में यदि x के मान रख रहे हैं तो y के मान निकालते जाते हैं, और यदि y के मान रख रहे हैं तो x के मान निकालते जाते हैं। और उनकी मदद से हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कम से कम 2 या 3 वैल्यू तो होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम ग्राफ पेपर पर उसका ग्राफ ड्रॉ करके बता सकें। तो वही काम अब हम यहाँ करने वाले हैं। समीकरण 1 में सबसे पहले हम रख रहे हैं x = 0 रखने पर। अब जैसे ही समीकरण 1 में हम x की जगह पर 0 लगाएंगे तो 2 गुणा x की जगह 0 + 3y = 9, यह पूरा मान हो जाएगा 0। तो यहाँ बचा 3y = 9 और y बराबर 3 का भाग करेंगे 9 में तो y = 3। तो हमें एक बिंदु मिल गया। जब हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान हमें 3 मिल गया है, क्योंकि जब भी हम उसे बिंदु रूप में लिखते हैं x का मान पहले रखते हैं और y का मान बाद में रखते हैं। इसी तरीके से दूसरी बार में हम रख लेते हैं माना y = 0 रखने पर। अब जब हम y की जगह पर 0 लगाएंगे तो समीकरण हो जाएगी 2x + 3 गुणा y का मान 0 बराबर में 9, यह पूरा मान हो जाता है 0। तो यहाँ हमें मिलेगा 2x = 9 और x बराबर, जब 9 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 4.5। इसी तरीके से हमें बिंदु मिल जाता है, पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। यह हमें मिल गया दूसरा बिंदु। एक मान और रख लेते हैं, नंबर 3, x बराबर कुछ भी रख लीजिए, हम यहाँ रख रहे हैं x = -3 रखने पर। बाकी आप जब भी किसी भी समीकरण के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप इन दोनों बिंदुओं को जरूर निकालें, एक बार x = 0 रखने पर और एक बार y = 0 रखने पर। इसे ग्राफिकली इसे सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अगर ये दोनों बिंदु हमने निकाल लिए हैं तो शायद किसी और बिंदु की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इन दोनों बिंदुओं की मदद से ही हम एक रेखा का समीकरण, एक समीकरण के लिए एक रेखा को ग्राफीय रूप में लिख सकते हैं। तो x = -3 रख लेने पर, जब x की जगह पर हम रखेंगे -3 + 3y = 9, 2 की गुणा -3 में कर लेने पर -6 + 3y = 9, 3y बराबर -6 को पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो यह हो जाएगा +6 और 9 और 6 15। y बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, 3 से 15 में भाग करेंगे तो 3 पंजे 15। तो बिंदु हमें मिल गया। जब हमने x का मान -3 लगाया है तो y का मान हमें 5 मिल रहा है। इन तीनों को हम एक टेबल में भी लिख करके रख सकते हैं।
सारे मान हमें एक जगह मिल जाएंगे। ये हो गया x और ये y। आप देख रहे हैं पहली बार में जब x का मान 0 था तो y का मान 3 है। दूसरी बार में जब x का मान 4.5 तो y का मान 0 है। और तीसरी बार में जब x का मान -3 है तो y का मान +5 है। यह हो जाता है एक समीकरण के लिए काम। इसी तरीके से हम करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। समीकरण 2 से पहले हम रख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर। अब जैसे ही हम दूसरी समीकरण में x की जगह पर 0 रख लेते हैं तो 4 गुणा 0 + 6y बराबर 18। यह पूरा मान 0 हो जाएगा। 6y बराबर 18 और y बराबर 6 का भाग करेंगे 18 में, 6 तिया 18। तो बिंदु हमें मिल जाता है x का मान 0 रखने पर y का मान 3। इसी तरीके से हम दूसरी बार में रख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर। जब हम y की जगह 0 लगाएंगे तो हमें बिंदु मिलेंगे 4x + 6 गुणा 0 बराबर 18। यह पूरा मान 0 हो जाता है। तो 4x बराबर 18, x बराबर 4 का भाग कर लेते हैं 18 में, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। तो बिंदु हमें मिल गया x का मान 4.5 और y का मान 0। इसी तरीके से नंबर 3 पर x बराबर 3 रख लेने पर फिर से आप यहाँ कोई भी मान रख सकते हैं, जरूरी नहीं है x बराबर 3 ही आपको रखना है। तो 4 गुणा x की जगह पर 3 रख लेने पर +6y बराबर 18। 4 तिया 12 + 6y बराबर 18। 6y बराबर कितना हो जाएगा 18। और 12 को जब उधर लेकर के जाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस में जाएंगे वह। जब 12 माइनस में जाएंगे तो 18 में से 12 घटा लेने पर हमें मिलने वाले हैं 6। y बराबर 6 से भाग करेंगे 6 में तो 1। तो बिंदु हो जाता है 3,1। इस तरीके से इसके लिए टेबल और रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ x और यहाँ y। x का मान 0 रखने पर y का मान 3 मिला। 4.5 के साथ 0 और 3 के साथ 1। यह हो जाता है हमारा टेबल बनाने का काम पूरा। अब इन दोनों टेबलों की मदद से हमें बनाना है इनका ग्राफ। इनका ग्राफ कैसे बनाना है उसे समझ लेते हैं। हम इसे यहीं समझा देते हैं क्योंकि अगले पेज पर हमें इन दोनों टेबलों को देखने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम एक छोटा सा ग्राफ आपको यहीं समझा रहे हैं। ये x अक्ष, x डैश, y और y डैश। यहाँ मान लिख लेते हैं 1, ये तो 0 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से -1, -2, तो ये हमने बना लिया है ग्राफ। ये काम आपको ग्राफ पेपर पे करना होता है। ग्राफ पेपर पर पहले से ही कॉलम बने हुए होते हैं, केवल आपको उन पर संख्याएं लिखनी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी यहाँ 10-10 लाइनों के 10 छोटी छोटी लाइनों के पहले से ही कॉलम बने हुए होते हैं। अब हम पहले इनकी बात करते हैं। पहले समीकरण की x का मान 0 है तो y का मान 3 है। x का मान 0 है तो y का मान 3 है, इसका मतलब है यह बिंदु। दूसरे बार में जब x का मान 4.5 है तो y का मान 0 है। x का मान 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में है तो y का मान 0 है। x का मान -3 है। x का मान -3 होने पर y का मान 5 के बराबर है। -3 के लिए y का मान 5 के बराबर है, मतलब कुछ ऊपर जाने वाले हैं हम। यहाँ हमें बिंदु मिलने वाला है। यदि हम तीनों बिंदुओं को एक स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको समीकरण कुछ इस तरीके से, इस रेखा का मान कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। इन पर हम बिंदुओं को लिख देते हैं। हमने कौन कौन सी बिंदुओं को यहाँ लिखा है, 4.5 के साथ 0, यहाँ 0 के साथ 3 और यह बिंदु है -3 के साथ 5। यह कौन सी रेखा का समीकरण है, पहली रेखा का समीकरण है। इसीलिए इस रेखा के ऊपर हम लिख देंगे 2x + 3y बराबर 9। यह हो जाता है पहली वाली समीकरण के लिए ग्राफिक निरूपण कैसे करना है उसका काम। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरी समीकरण की, जिसका ग्राफ हमें इसी ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करके बताना है। फिर से आप देखेंगे x का मान 0 रखने पर y का मान 3, x का मान 0 रखने पर y का मान 3 मतलब यही बिंदु है।
x का मान 4.5 रखने पर 0, फिर से यही बिंदु है। इसका मतलब है फिर से यदि हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हमें वही रेखा मिलने वाली है। और यदि हम x की जगह पर 3 लगाते हैं तो y का मान हमें 1 मिलेगा। 3 रखने पर y का मान 1, वह भी हमें इसी पर मिलेगा 3,1। तो इसका मतलब है जो दूसरी वाली समीकरण हमें दे रखी है वह भी इसी रेखा को प्रदर्शित कर रही है। तो इस स्थिति में यह कंडीशन नंबर 3 होने वाली है जो हमने आपको बताया था। दोनों रेखाएं समपाती होंगी क्योंकि दोनों की दोनों एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो इसी रेखा के ऊपर हम दूसरा वाला नाम भी लिख देंगे। दूसरा वाला नाम था 4x + 6y = 18। जहाँ पर भी जगह हो वहाँ पर आप इस समीकरण को इस रेखा के नीचे लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। इस स्थिति में दोनों रेखाएं समपाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कुछ और एग्जाम्पल से इसे और क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब जितनी एज तुम्हारी है, यदि हम उससे 7 साल पहले की बात करें तो उस समय जितनी तुम्हारी आयु थी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मान के चलिए अगर पुत्री 3 वर्ष की थी 7 साल पहले, तो उसका जो पिता है आफताब, वह कितनी आयु का रहा होगा? 7 गुनी, मतलब 7 × 21 वर्ष का रहा होगा। और वह कहता है कि यदि अब से 3 वर्ष बाद की हम बात करें तो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब प्रेजेंट टाइम से यदि हम 3 साल बाद की बात करेंगे तो वह केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। जैसे मान करके चलिए अब से 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री 12 वर्ष की हो जाती है, तो 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। इसका मतलब है 3 वर्ष बाद वह 36 वर्ष का हो जाएगा। इस तरीके से यह सिचुएशन दी गई है। तो इस स्थिति में हमें बीजगणितीय निरूपण भी करके बताना है और ग्राफीय निरूपण भी करके बताना है। अब आप देख रहे हैं हम यहाँ 2 चर कौन से मान सकते हैं। यहाँ बात हो रही है आयु की, और किन किन की आयु आ रही है? एक तो आफताब की आयु इस्तेमाल में आ रही है और एक पुत्री की आयु इस्तेमाल में आ रही है। और वह अब प्रेजेंट में बैठ करके अपने पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें अब वर्तमान की आयु पता चल जाती है तो हम उनके पास्ट को भी पढ़ सकते हैं और उनके फ्यूचर को भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम मान करके चलेंगे कि माना आफताब की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है। बराबर x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष के। अब यदि हम 7 वर्ष पहले की बात करें, क्योंकि पहले वाली जो कंडीशन है वह है 7 वर्ष पहले की, तो हम भी बात करेंगे 7 वर्ष पूर्व की। जब हम पहले की बात करते हैं तो हम एज में छोटे रहे होते हैं। हमारी जो एज है वो बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। हमारी जो एज है, हम कितने उम्र के होते जा रहे हैं, वह दिन पर दिन बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। तो यदि हम 7 साल पहले की बात करेंगे तो वह 7 साल छोटे रहे होंगे 7 साल पहले। इसीलिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, अब उनकी आयु है x वर्ष, तो 7 साल पहले रही होगी 7 साल कम, इसीलिए x - 7 वर्ष। इसी तरीके से पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी? y - 7 वर्ष। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या कह रहे हैं? आफताब कह रहे हैं 7 वर्ष पहले मैं, मतलब आफताब की जो आयु है उसकी बात हो रही है। आफताब कह रहा है जो 7 साल पहले वाली मेरी आयु है वह बराबर है तुमसे 7 गुनी। तुमसे मतलब पुत्री की आयु से, पुत्री की आयु की 7 गुनी है। आफताब कह रहा है मेरी उम्र पुत्री की उम्र की 7 गुनी है 7 साल पहले। तो ये हो जाती है हमारे पास कंडीशन। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 7 के अंदर गुणा कर लेंगे, 7 × 7 = 49। एक्स और वाई वाले मानों को हम एक तरफ इकट्ठा कर लें, एक्स, 7y को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस के 7y, माइनस के 49, और ये जो -7 हैं जब हम उन्हें इस तरफ लेकर के जाएंगे तो यह हो जाएंगे +7। -49 में प्लस के 7 जोड़ लेते हैं तो हमें मिलेगा -42। यह हो जाती है समीकरण नंबर 1।
अब बात कर लेते हैं दूसरी वाली स्थिति की, जो हो रही है अब से 3 वर्ष बाद के लिए। तो अब हम बात करेंगे 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष बाद, अब जो प्रेजेंट में एज है 3 वर्ष बाद, उसमें वह 3 साल जोड़ करके अपनी एज को देखेंगे। आफताब की आयु, अब वह x वर्ष के हैं, तो 3 साल बाद कितनी आयु के हो जाएंगे, x प्लस 3 वर्ष के हो जाएंगे। इसी तरीके से जो पुत्री की आयु है, अब वह प्रेजेंट में y वर्ष की है, तो 3 साल बाद वह हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष की। फिर से यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार बात करें, तो आफताब कह रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब आफताब की जो उम्र होगी वह बराबर होगी तुमसे मतलब पुत्री से 3 गुनी आयु का, पुत्री से 3 गुनी आयु का। फिर से इसे सॉल्व कर लें, 3 की गुणा अंदर करेंगे, 3y प्लस 3 तिया 9x, 3y को उधर ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटा लेंगे तो x माइनस 3y बराबर 6। 9 में से 3 घटा लेने हैं तो 9 में से 3 घटा लेने पर 6, समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से हमें बीजगणितीय निरूपण मिल जाता है इनका। बीजगणितीय निरूपण में दोनों समीकरणों को हमें एक जगह लिख लेना है। तो x माइनस 7y बराबर -42, यह हो गई हमारी पहली समीकरण, और x माइनस 3y बराबर 6 यह हो जाती है हमारी दूसरी समीकरण। अब बात कर लेते हैं इनके ज्यामितीय निरूपण की। बिल्कुल वही प्रोसीजर कर रहा है जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। ज्यामितीय निरूपण सबसे पहले निकालेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहला बिंदु x बराबर 0 रखने पर, तो यदि हम समीकरण नंबर 1 में x की जगह पर 0 लगा लेते हैं तो 0 माइनस 7y बराबर में -42, माइनस से माइनस कट जाएंगे और y बराबर 7 का भाग कर लेने पर y बराबर 6। तो बिंदु हमें मिल जाता है x का मान 0 तो y का मान 6। इसी तरीके से दूसरा मान हम रख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर। जब हम y की जगह पर 0 रखेंगे तो x माइनस 7 गुणा 0 बराबर में -42, ये पूरा मान 0 होने वाला है तो x बराबर में -42। x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में, यह हमें मिल जाता है दूसरा बिंदु। इसी तरीके से आप और कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे कि मान रख लीजिए y बराबर 5 रखने पर, तब हमें मिलेगा x माइनस 7 गुणा y का मान हमने 5 रखा बराबर में -42, x माइनस 7 गुणा 5 35 बराबर में -42, x बराबर -42। जब माइनस के 35 को उधर पक्षांतर करके लेकर के जाएंगे तो यह हो जाएंगे प्लस के 35, और हल करने पर हमें मिल जाएगा -7। तो बिंदु हो जाता है -7,5। यदि हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो x और y, x का मान 0 है तो y का मान 6 है, x का मान -42 है तो y का मान 0 है, x का मान -7 है तो y का मान 5 के बराबर है। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे दूसरी समीकरण के लिए, समीकरण नंबर 2 से। पहली बार में x बराबर 0 रखने पर आप खुद हल करके देखोगे तो आपको y का मान -2 मिलने वाला है, इसीलिए बिंदु हो जाएगा 0, -2। दूसरी बार में y बराबर 0 रख लीजिए, y बराबर 0 रखने पर तो आपको x का मान मिलेगा 6 के बराबर, इसलिए बिंदु हो जाएगा 6,0। नंबर 3 पर y बराबर आप 1 रख लीजिए, या और कोई भी बिंदु आप चाहें तो वह रख सकते हैं, तो आपको x का मान मिलने वाला है 9, तो इसलिए बिंदु हो जाएगा 9,1। फिर से इसे टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। आप इन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे जैसे हमने ऊपर सॉल्व किए थे। x और y, पहला बिंदु है 0, -2, 6, 0 और 9 और 1, दोनों के लिए हमारे पास टेबल आ चुकी हैं। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर लेते हैं। x, x डैश, y और y डैश। अब आप यहाँ देख रहे हैं x में थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हमें मिल रही हैं,
अब एक्स में थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं तो हम एक एक की जगह उसे दो दो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसी तरीके से यहाँ -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, -12। पहला बिंदु है जब x का मान 0 है तो y का मान 6 है। x का मान 0 है तो y का मान 6 है। दूसरा बिंदु है जब x का मान -42 है। x का मान -42 अभी हम ग्राफ पे से नहीं देख सकते हैं, तो इस बिंदु को अभी हम छोड़ देते हैं। x का मान -7 हो जाने पर, x का मान जब हम -7 लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा, तो y का मान हमें 5 के बराबर लेना है। तो y का मान हमें लेना है 5 के बराबर। यहाँ हमें बिंदु मिलेगा, x का मान -7 पे है तो y का मान 5, तो यहाँ से हम 5 चले हैं। यदि आप इन दोनों को मिला लेते हैं तो इस तरीके की लाइन आपको मिलने वाली है। इसे आप आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे -42,0 इसी लाइन पर आपको मिल जाने वाला है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं दूसरी वाली के लिए। x का मान 0 है तो y का मान -2। x का मान 0 है तो y का मान -2 के बराबर है। x का मान 6 है तो y का मान 0 है। x का मान 9 है तो y का मान 1 के बराबर है। तो हमें यहाँ लगभग मिलेगा ये। फिर से हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से यह लाइन आपको मिलने वाली है। आप देखेंगे यहाँ जो रीज़न होगा, जब आप इन लाइनों को स्केल से बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। यहाँ की तरफ इनका बीच का गैप बढ़ रहा होगा और इस तरफ कम हो रहा होगा। तो इसका मतलब है ये लाइन कहीं ना कहीं जा कर के यहाँ काटने वाली है, क्योंकि दोनों समांतर तो नहीं है। यहाँ गैप कम होता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं यह काट रही होंगी। तो इस स्थिति में जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वह कैसा मिलने वाला है? प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला, क्योंकि ये किसी ना किसी बिंदु पर आपको जरूर काटते हुए दिखाई देने वाले हैं। और थोड़ा अच्छे से इसके ग्राफ को देख लेते हैं कैसा मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ दिखने वाला है। वही बिंदु मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, 6,0, 9,1, 0,-2, 0,6, -7,5। इस तरीके के बिंदु यहाँ हमने समीकरण का नाम लिखा है। जैसे ही आप देखेंगे यदि हम इन रेखाओं को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर जाकर के काटने लगेंगी। और जब ये किसी न किसी एक बिंदु पर काट रही होंगी तो इस सिस्टम को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी टेक्स्ट बुक में एक तरीके के क्वेश्चन और मिलने वाले हैं, जहां आपको समीकरणें दी गई होंगी सीधी सीधी, मतलब बीजगणितीय निरूपण उन्होंने पहले से करके दिया गया होगा, केवल आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने को कहा जाएगा। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। बाकी यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ तक के काम को जो कर लेते हैं अब उन्होंने ये हमें करके दिया है, आसान काम करके दिया है। यहाँ पहले समीकरणें नहीं दी जाती थी, हमें खुद ही समीकरणों को बनाना होता था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको यहाँ पहले से समीकरणें दी गई हैं, हमें केवल उनका ज्यामितीय निरूपण करके बताना है। तो हमें जो समीकरणें दी गई हैं वह हैं x + 2y - 4 = 0 पहली समीकरण, और 2x + 4y - 12 = 0 यह हो जाती है हमारी दूसरी समीकरण। फिर से हम बारी बारी से समीकरणों के लिए टेबल बनाएंगे और उनकी मदद से उनका ग्राफीय निरूपण करके बताएंगे। समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं x = 0 रखने पर। जैसे ही हम समीकरण नंबर 1 में x की जगह पर 0 लगाएंगे तो 0 + 2y - 4 = 0, 2y बराबर -4 को उधर लेकर के जाएंगे +4, y बराबर 2 का भाग कर लेने पर 2, तो हमें बिंदु मिल जाता है 0,2। इसी तरीके से आप रख लीजिए y बराबर 0 रख लेने पर x + 2y, तो 2 गुणा y की जगह 0 हमने रख लिया है, -4 = 0, ये पूरा मान 0 हो जाता है, -4 को उधर लेकर के जाएंगे तो +4, तो बिंदु हमें मिल गया 4,0, क्योंकि x वाला हमें पहले लिखना होता है, y वाला बाद में लिखना होता है। हम इस ग्राफ को आपको 2 ही वैल्यूज़ से बना करके बताएंगे, क्योंकि कम से कम 2 वैल्यूज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, बाकी आप और भी वैल्यूज़ इसमें टेबल में ऐड कर सकते हैं। x और y,
0 के साथ 2, 4 के साथ 0। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। पहली बार में x बराबर 0 रखने पर हम x की जगह पर 0 रख लें, प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये पूरा मान 0 हो जाएगा। 4y बराबर माइनस 12 को उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस 12 और 4 तिया 12। तो यहाँ में बिंदु मिल गया 0,3। इसी तरीके से y बराबर 0 रख लेने पर जब हम y की जगह पर 0 लगाएंगे तो 2x प्लस 4 गुणा y की जगह हमने 0 लगाया माइनस 12 बराबर 0, 2x। ये पूरा मान 0 हो जाएगा। माइनस 12 को उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस 12। x बराबर 2 का भाग कर लेने पर x बराबर 6। तो हमें जो पॉइंट मिल जाता है वह हो जाता है 6,0। फिर से टेबुलर फॉर्म में लिख लें तो आपको सारा फंडा समझ में आने लगा होगा हमें क्या करना है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पहला है 0,3, यहाँ है 6,0। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कैसा इनका ग्राफ बनने वाला है। ये हो जाता है x अक्ष, x डैश, y और y डैश। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। पहले वाली टेबल से वर्क करते हैं। पहले जब x का मान 0 है तो y का मान 2 है। x का मान 0 होने पर y 2 हमें दे रहे हैं। x का मान 4 होने पर y का मान 0 है। जब x का मान 4 है तो y ऊपर की तरफ हम नहीं जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। ये पॉइंट है हमारा 0,2, ये पॉइंट है 4,0 और ये जो लाइन हमने बनाई है वह पहले वाली है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब बात करते हैं दूसरी टेबल से। जब x का मान 0 है तो y का मान 3 के बराबर है। x का मान 0 होने पर y का मान 3 है और x का मान 6 होने पर y का मान 0 के बराबर है। हम फिर से इन्हें मिला लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको यह समीकरण मिलने वाली है। तो यहाँ हमारा बिंदु है 0,3 और ये बिंदु है 6,0। इसके ऊपर फिर से हम समीकरण को लिख लेते हैं। कौन सी समीकरण का हमने ग्राफीय निरूपण किया है, ये बराबर 0। ये हो जाता है दोनों दी गई समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। अब आप देख रहे हैं दोनों की दोनों समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रही हैं। इस तरफ भी इनका गैप उतना ही है जितना नीचे की तरफ है। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। इसका मतलब है यह एक भी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो ये हमने आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन बताए हैं। एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया जिसमें आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल रही थी। एक केस हमने ऐसा लिया जहां आपको संपाती रेखाएं मिल रही थी और लास्ट केस में जबकि दोनों रेखाएं समांतर आपको मिल रही थी। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ हमने कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चनों को लिखा है जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है जैसे अभी हमने तीनों क्वेश्चनों की बात की है। साथ ही इनके लिए आंसर्स भी हमने लिख दिए हैं जिससे कि आप इन्हें मैच कर सकें कि आपने क्वेश्चनों को ठीक किया है या नहीं किया है। तो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।